क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? राजेश ने उसे बेचैन होकर पूछा। तब राइफल अपनी बर्बादी की दुनिया से बाहर आया और उसने नफरत भरी नजरों से मिस्री को देखा। उस किंग कार्तिक ने हमारे नोएडा के अस्पताल को बम से उड़ा दिया। वहाँ हमारे जितने भी मरीज एडमिट थे, उसने सबको अपने कब्जे में कर लिया। हमारे नेक्स्ट स्टॉक के लिए सबसे ज़्यादा ह्यूमन ऑर्गन्स वहीं से मिलने वाले थे। उसने सारे पेशेंट को अपने कब्जे में कर लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। राइफल एकदम गुस्से में पागल होकर चिल्लाया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे उस जगह के बारे में कैसे पता चला? और पता कैसे नहीं चलेगा? घर का भेदी लंका ढाए। आपने उसका भेदी जो अपने करीब अपने ही कमरे में बिठा रखा है। पहले राजेश हैरान हुआ, फिर शक भरी नजरों से मिस्री को घूरने लगा। उसे शक करते देख राइफल के दिमाग में भी शक के बीज पड़ गए। अगर यह सब तुमने किया है तो बहुत बुरा किया है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। राइफल ने गुस्से में बौखलाकर कसकर मिस्री का गला पकड़ लिया और उसका दम घुटने लगा। उसे मिस्री के साथ ये करते देख बेबी डर गई और रोने लगी। पापा छोड़ दो ना मम्मी को, क्यों कर रहे हो ऐसा? मम्मी को दर्द होगा ना, छोड़ दो। बेबी तड़प कर अपने टेबल पर चढ़ गई और उसके हाथों से मिस्री का गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। राइफल इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने बेबी को गुस्से में झटकना चाहा। फिर उसे ख्याल आया कि वह उसकी अपनी बेटी है। उसने एक मेड को आवाज़ दिया और उसे बेबी को वहां से ले जाने के लिए कहा। उसने अब तक मिस्री का गला नहीं छोड़ा था। गले में राइफल के हाथों की पकड़ के कारण मिस्री को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। बोलो, ये सब तुमने किया ना? इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुमने ही उस किंग को बताया होगा और उस रात गोदाम के बाहर तुम ही थी ना? उसने गुस्से में मिस्री के गले में पकड़ कसते हुए कहा। यह देख ललिता को मिस्री की फिक्र होने लगी। वह जल्दी से राइफल के हाथों से मिस्री को छुड़ाने पहुंची। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज उसे छोड़ दीजिए। भाई ये सब कैसे करेगी? हर वक्त आपके 4-5 गुंडे उस पर नजर रखे रहते हैं। उसके पास तो कोई और संपर्क करने के लिए साधन है ही नहीं। फिर वह कैसे ये सारी खबर किसी को देगी? मिसी की सफाई में बोलते हुए उसके हाथ से उसे छुड़ाने लगी। राइफल ने गुस्से में उसे भी धकेल दिया तो राजेश ने उसे संभाला और उस पर ही चिल्लाया। तुम बीच में क्यों कूद रही हो? चुपचाप बैठो यहाँ पर। तुम्हारी बहन नहीं है जो उसके लिए इतना छटपटा रही हो। और वह राइफल के पास गया। भाई छोड़ना मत, दम घोट कर खत्म ही कर दो इसे। बहुत शैतानी दिमाग चलता है इसका। इसके अलावा घर में और भेदी है ही कौन जो हमारा बुरा करना चाहे? मिस्री भी सांस लेने की कोशिश करते हुए। प्लीज यकीन मानिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपके साथ धोखा क्यों करूंगी, जबकि अब इन सब में मैं भी शामिल हूँ। अगर आपको नुकसान होगा तो वह नुकसान अब मेरा भी होगा ना? प्लीज छोड़ दीजिए। मिस्री के कहने पर उसने गौर से उसकी आंखों में देखा। वह अपनी बात के प्रति दृढ़ नजर आई। तभी फिर से राइफल का फोन रिंग हुआ। उसने फिर गुस्से में मिस्री का गला छोड़कर कॉल आंसर किया। उसके हाथों से छूटने के बाद मिस्री उस कुर्सी पर ही बैठी राहत की सांस लेने लगी। और अब जो उसे सुनाई दिया, उसने फोन को ही कसकर फर्श पर पटक दिया और कसकर एक लात डाइनिंग टेबल पर जमा दिया। तो पूरा डाइनिंग टेबल दूसरी ओर पलट कर गिर गया और खाने की सारी चीजें वहां बिखर गईं। अब राइफल ने पलटकर फिर से मिस्री को देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था। राजेश आग में घी बनकर, भाई इसे घूर क्या रहे हो? एक गोली खोपड़ी में मारो, किस्सा खत्म। इस तरह दाल में काला इसी का किया हुआ है। प्लीज अब इसकी बातों में उलझकर कान के कच्चे मत बनिए। राजेश उसे भड़काने की कोशिश ही कर रहा था कि राइफल ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और चिल्लाया। इन सब में इसका हाथ नहीं है। हमारा अपना ही कोई आदमी है। हमारे किसी बॉडीगार्ड के फोन से ही सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। इससे पहले कि वह हमारे बाकी हॉस्पिटलों को टारगेट करे, हमें कुछ करना होगा, वरना हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। गुस्से में यह कहने के बाद राइफल ने वहां मौजूद अपने सारे बॉडीगार्ड को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा। मिस्री अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। जब उस मेड के पास बेबी शांत नहीं हुई तो मेड उसे लेकर वापस हॉल में आई। मिस्री के लिए बेबी को रोते देख राइफल ने मिस्री को बेबी को लेकर कमरे में जाने के लिए कहा। मिस्री बेबी की हालत समझ सकती थी, इसलिए वह उसे गोद में उठाकर कमरे में चली गई। कमरे में जाते हुए उसने एक बार सातिर मुस्कान के साथ राइफल की ओर देखा और वहां मौजूद एक बॉडीगार्ड की ओर देखकर वह मुस्कुराई। फिर उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। और वह कमरे में चली गई। मिस्री के वहां से जाते ही ललिता भी अपने कमरे में चली गई।
क्योंकि उसे पता था कि यहाँ खून खराबा होने ही वाला है। उसके जाने के बाद राइफल एक एक कर अपने सारे बॉडीगार्ड्स, गुंडों और सारे आदमियों का फोन चेक करने लगा। इस बीच सबकी जान हलक पर अटकी हुई थी। सब सांसें थाम कर खड़े थे कि कहीं उनके फोन से कोई गड़बड़ हुई तो उनकी जान जानी तय है। इस वक्त सारे बॉडीगार्ड और गुंडों को मिलाकर 150 के आसपास आदमी वहां मौजूद थे। सबका फोन चेक हो गया। बस 3 बॉडीगार्ड बचे हुए थे और अब उन तीनों की सांसें ठहरी हुई थीं और माथे से पसीना छूट रहा था। धड़कनों की गति की कोई सीमा नहीं थी। तभी एकदम से राइफल ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उस आदमी के सीने पर गोली चला दी जिसे मिस्री एक नज़र देखकर गई थी। बाकी सभी बौखलाए हुए से खौफ के साथ उसे देखने लगे। गोली लगते ही वह आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। फिर भी राइफल गुस्से में उसके करीब आया और उसने कसकर उसकी कमर पर लात जमा दी। उसने उसे गुस्से में 2-3 गंदी गालियां दी। वह मर चुका था, फिर भी अगली गोली उसने फिर से उसके सीने पर उतार दी। फिर उसने अपने आदमियों को शैतानियत भरी नजरों से घूर कर देखा तो वह सभी कांप गए। उनमें से 3 लोग आगे बढ़े और जल्दी से उस मरे हुए बॉडीगार्ड की बॉडी को उठाकर चले गए। कुछ नौकर हड़बड़ाहट के साथ आए और सांस रोककर वहां की सफाई करने लगे। खून के सारे धब्बे मिटाने लगे। मेरे साथ बेईमानी करने की जिसकी भी इच्छा हो रही हो, वह अपना नाम अभी बता दे। उसकी दर्दनाक मौत इसी वक्त मैं तय कर दूंगा। इस धमकी के बाद उसने घायल शेर की तरह सबको घूर कर देखा तो सभी नई में सिर हिलाने लगे। फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए राइफल कमरे में पहुंचा जहां बेबी मिश्री के सीने से लगी सिसक सिसक कर रो रही थी और राइफल पर गुस्सा कर रही थी। मम्मी, आपको लगी तो नहीं? आपके गले में दर्द हो रहा है क्या? पापा ने बहुत कस के दबाया था ना, कहीं गला टूट तो नहीं गया? एक बार मैं भी सीढ़ी से गिरी थी, पैर टूट गया था, बहुत दर्द हुआ था। आपको भी हो रहा है क्या? बेबी बहुत फिक्र के साथ उसके गले को छू छू कर देखने लगी और फिक्र जताने लगी। मुझे पापा से बात नहीं करनी। उन्होंने आपका गला पकड़ा, मुझे धक्का दिया। बहुत बुरे हैं पापा, बहुत गंदे हैं। मुझे उनसे बात नहीं करनी। बेबी पापा से बहुत नाराज है। पापा बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। विलन पापा है वह। उसने राइफल के लिए नाराजगी जाहिर करते हुए कहा और फिर से मिसी के गले लग गई। बेबी की सारी नाराजगी सुनने के बाद राइफल को खुद पर बहुत गुस्सा आया। वह अफसोस करता हुआ उसके पास पहुंचा। मिस्री उसे लेकर बेड के ऊपर बैठी हुई थी। वह वहां आकर उसके सामने बेड पर बैठा। मिस्री ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। उसने नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में भी अपने किए के लिए नाराजगी और गुस्सा नजर आया। मिश्री, बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था, उसने गलानी भरे स्वर में कहा और बेबी के सर पर हाथ रखना चाहा तो बेबी ने उसकी ओर पलट कर देखा और उसका हाथ अपने सर से झटक दिया। क्यों आए हो आप यहाँ पर? आपने मम्मी का गला दबाया, उन्हें तकलीफ दी। बेबी को आपसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। बेबी उसे देखकर गुस्से में बोली। वह फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा तो उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे दूर धकेल दिया और फिर से मिस्री के सीने से लग गई। राइफल उसके व्यवहार से ही अच्छे से समझ गया कि वह किस हद तक उससे नाराज है। अभी तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं मना पाएगा। तो उसने अब अफसोस के साथ मिस्री को देखा तो मिस्री ने भी उससे मुंह फेर लिया। अब क्यों आए हैं आप यहाँ पर? मैं धोखेबाज हूं ना? मैंने ही सारी खबर कार्तिक तक पहुंचाई है, तो मार डालिए मुझे। मिस्री के गुस्से में यह कहने पर राइफल अपना सा मुंह लेकर रह गया। मिस्री, प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे लगा तुम मुझे धोखा। वह आगे बोल पाता उससे पहले ही मिस्री गुस्से में बोली। हाँ, दिया मैंने धोखा आपको। खत्म कर दीजिए मुझे। यहाँ पर सबूत तो आपको मेरे ही खिलाफ मिलेंगे और आप मुझ पर भरोसा क्यों करने लगे? आपको तो अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ और मुंह ही नहीं, कभी कभी दिल भी काले हो जाते हैं। सांसों में भी कोयले के अंश बस जाते हैं, उसने गुस्से में कहा। इस वक्त राइफल के पास उसे जवाब देने के लिए और कोई शब्द नहीं था, तो वह उठकर वहां से जाने लगा। वह कमरे से बाहर निकलता उससे पहले ही दरवाजे पर राजेश आ गया। उसे देखकर राइफल के कदम ठहर गए। तभी राजेश सुलगता हुआ सा उसके सामने आया। भाई, उस किंग ने हमारी दूसरी तबाही कर दी। उसने हमारा दूसरा हॉस्पिटल भी उड़ा दिया। यह सुनकर तो राइफल का ठंडा हुआ पारा और गर्म हो गया। उसके खून में बारूद घुल गया। वह गुस्से में हाँफता हुआ कमरे से निकल गया। राजेश भी वहां से जाने को हुआ। फिर उसने एक नज़र गुस्से से मिस्री को देखा और पलटकर चला गया।
मिस्री उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर कुटिलता के साथ मुस्कुराई और प्यार से बेबी के सिर पर हाथ फेरने लगी। तुम लोगों को क्या लगा डबल क्रॉस करना सिर्फ तुम लोगों को ही आता है? बेईमानी का गेम खेल रहे हो ना? बहुत चालाक भी हो तुम लोग, इसलिए एक गेम मैंने भी तुम लोगों के साथ खेला, तुम्हारी प्यादे को तुम्हारे ही खिलाफ कर दिया। हाँ, अफसोस है मुझे कि उसकी जान मेरी वजह से चली गई। वैसे वह भी कोई भला आदमी तो था नहीं, अनगिनत लोगों की जान ली होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। उसे बस अपने किए का फल मिला, उस मिस्री ने मन में कहा और मुस्कुराई। वह याद करने लगी कि कैसे उसने मौके का फायदा उठाते हुए उस बॉडीगार्ड का फोन चुराया था और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जो उसे कार्तिक तक पहुंचाना था उसके ईमेल कर दिया। वह जब से आई थी तब से वह बॉडीगार्ड उसकी रखवाली में जुटा हुआ था, हमेशा आसपास रहता था। इसलिए मिस्री ने चोरी छुपे उसके फोन का पासवर्ड और कई जानकारियां उसके बारे में इकट्ठा कर ली थी, जिसका फायदा उठाकर उसने अपना काम सिद्ध कर लिया। प्रेम राइफल के अगले ठिकाने को उड़ाने की तैयारी हो गई और मरीजों को रखने के लिए सारे आउट हाउस रेडी हो गए। सारे एम्बुलेंस को भी रेडी करवा लो, किसी भी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार के पैसेंजर सीट पर बैठे कार्तिक ने बहुत सीरियस होकर कहा। प्रेम कार ड्राइव कर रहा था और उसके सारे ऑर्डर को सुनकर हाँ में सिर भी हिला रहा था। बट भाई, उन मरीजों का ख्याल रखने के लिए जिन डॉक्टर को हम बुला रहे हैं वह कमबख्त आनाकानी कर रहे हैं, राइफल का नाम सुनकर बहाना मारकर भागने लगे हैं, प्रेम ने मुड़ते हुए कहा। साथ ही वह ड्राइविंग भी पूरी कंसंट्रेट से कर रहा था। उसकी कार के आगे अभी 5 कार और चल रही थी जो उनके बॉडीगार्ड की थी। पीछे भी उतनी ही कारें उनका पीछा कर रही थी। हाँ, तो बॉडीगार्ड्स को बोल दो कि विटामिन की और कुछ कैल्शियम की गोली सारे डॉक्टर को एक एक दे दो और बोल दो कि पहले अपना इलाज करें, फिर उन लोगों का। फिर भी उनकी अकल ठिकाने ना आए तो जिस कंट्री से हमारा रिलेशन अच्छा है वहां से स्पेशल डॉक्टर बुलाओ। कार्तिक ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वैसे ही प्रेम ने कार रोक दी। कार्तिक ने कार से सर बाहर निकालकर सामने देखा। सामने एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल था। उसके निकलने से पहले ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स कार से निकल आए और उसे घेर कर खड़े हो गए। वह कार से भी बाहर नहीं निकल पाया था कि तभी 20 से 25 एम्बुलेंस उसकी कार के पीछे जाकर लग गए। अगले ही पल एक बड़ा सा ट्रक आकर वहां रुका। उसके कंटेनर का गेट ओपन हुआ तो उसके अंदर से ब्लैक यूनिफॉर्म में ब्लैक मास्क पहने लगभग 200 से ज्यादा ऑफिसर्स बाहर निकले और उन्होंने एकदम से हॉस्पिटल पर धावा बोल दिया। पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी पेशेंट को केयरफुल उन लोगों ने अपनी गिरफ्त में कर लिया। बाकी 2-3 जगह की तरह यहाँ भी कुछ गुंडे पेशेंट के रूप में मौजूद थे जो कि एकदम से उन्हें देखकर हरकत पर आ गए, पर उनकी संख्या कम थी इसलिए वे मुकाबला नहीं कर पाए। तुरंत ही कार्तिक के ऑफिसर के सामने उन लोगों ने घुटने टेक दिए। सारे पेशेंट को अच्छे से अपनी गिरफ्त में लेने के बाद उनके परिजनों को वहां से जाने के लिए कह दिया कि सही समय आने पर उनके अपनों को उन्हें लौटा दिया जाएगा। ये किंग का ऑर्डर है। जब मरीजों के परिजनों ने ढेर सारे बॉडीगार्ड के बीच किंग को देखा और वहां उसके बाकी ऑफिसर और उनके पावर को देखा और देखा कि वे मरीजों का कितना ख्याल रख रहे हैं तो वह मान गए और 1 घंटे से भी कम समय में पूरे अस्पताल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और डायनामाइट से कुछ ही देर में उसे मिट्टी का ढेर बना दिया गया। इसके बाद कार्तिक और प्रेम दोनों ने अपना रास्ता बांट लिया। प्रेम सारे मरीजों के साथ सेफ आउट हाउस की ओर चल पड़ा और वहीं कार्तिक सीधे राइफल के अगले बंगले की ओर चल पड़ा। दोनों के पास जरूरत के अनुसार बॉडीगार्ड थे। दोनों भाई मिलकर एक के बाद एक राइफल की जड़ें काट रहे थे। एक तरफ उसके हॉस्पिटल को तबाह कर रहे थे तो दूसरी तरफ उसके शराब के अड्डों को, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद सबसे ज्यादा राइफल को शराब के अड्डों से ही फायदा होता था। एक के बाद एक तबाही होते देख राइफल पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। दोनों भाई एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे मगर अपनी तबाही रोक नहीं पा रहे थे। 2 भाई थे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उत्तर में जाए और कौन दक्षिण में, क्योंकि तबाही उनके चारों दिशाओं से हो रही थी। कहीं हॉस्पिटल ब्लास्ट हो रहा था तो कहीं शराब के अड्डों में धमाके हो रहे थे और तीसरी जगह मानव ऑर्गन्स के जितने भी पार्सल अदर कंट्री के लिए उन्होंने रवाना किया था वह सभी बीच में ही पकड़ लिए गए और एक के बाद एक राइफल के हाथों बिके हुए सारे डॉक्टर्स भी किडनैप होने लगे। दोनों भाई पूरी तरह पागल हो चुके थे। दोनों को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था
और जिसके दम पर वह लोग उड़ रहे थे, वह तो खुद कार्तिक के सिपाहियों के सामने नजरबंद था। विवेक जी तो उनकी रीढ़ की हड्डी थे। उनसे जवाब मिलने के बाद उन दोनों को अपने राइट हैंड की याद आई, जो था रॉयल ग्रुप। जब रॉयल ग्रुप ने देखा कि एक के बाद एक राइफल की सारी जड़ें काट दी जा रही हैं किंग के हाथों, तो उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि वह भी किंग के हाथों ध्वस्त होना नहीं चाहता था। अब कार्तिक भूखे शेर की तरह अपने शिकार को टारगेट बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल आंसर किया। वहीं रुक जाओ कार्तिक, बहुत तबाही कर चुके तुम। मुझे तबाह करके तुम ही नहीं बचोगे, बौखलाए हुए राइफल ने उससे कहा। यह तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था राइफल, जब तुमने मुझसे उलझने की गलती की। बहुत मौके थे तुम्हारे पास सही रास्ता चुनने के लिए, मेरे रास्ते से हटने के लिए। तुमने मेरी मिस्री को मेरे खिलाफ किया ना। मुझे बर्बाद करोगे तुम। चारों तरफ से मैंने तुम्हारी बर्बादी लिख दी। रोक सकते हो तो रोक लो। कार्तिक ने भी बहुत खूंखार होकर जवाब दिया। अब रुकना मुझे नहीं तुम्हें है। कार्तिक, तुम भूल रहे हो मेरे पास सिर्फ तुम्हारी मिस्री ही नहीं, तुम्हारी माँ, दादी और साली भी है। अगर तुमने खुद को नहीं रोका तो अगला धमाका यहाँ होगा और उन चारों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें तुम्हारी मिस्री भी शामिल होगी। राइफल ने बौखलाकर उसे धमकी दी। कार्तिक ने हंसते हुए, अच्छा ठीक है, फिर कर दो धमाका। मुहूर्त निकालने का इंतजार कर रहे हो। दूसरी ओर से कार्तिक से यह जवाब मिलने पर राइफल सुनता रह गया, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि वह यह जवाब देगा। उसे तो लगा था कि किंग बौखलाएगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा। क्यों, झटका लगा? उन तीनों के साथ जो करना है कर लो, लेकिन कुछ करोगे तब ना, जब तुम्हारे हाथ उन तक पहुंचेंगे। और जब मैं ही उन तक पहुंच गया तो क्या कर लोगे उनका? कार्तिक ने खतरनाक के साथ ये कहा तो राइफल एकदम सुन पड़ गया। मतलब तुम बंगले में पहुंच गए? तुम्हें वहां का पता कैसे मिला? राइफल ने एकदम से होश में आकर गुस्से में कहा। आगे कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। बस कॉल कट करके उसने फोन अपने पॉकेट में रखा और कार स्टॉप करके उसने कार के बाहर झांक कर देखा। उसके होठों पर किलर स्माइल थी और आंखों के आगे राइफल का बंगला। उसके बाहर आते ही पीछे की सारी कार रुकी और सारे ऑफिसर्स बाहर आ गए और कुछ उसे घेर कर खड़े हो गए, तो कुछ लोगों ने एकदम से अंडर अटैक कर दिया। पिछली बार की तरह ही इस बार भी कार्तिक डबल फौज लेकर आया था। वह और उसके सारे ऑफिसर्स राइफल के सारे गुंडों और बॉडीगार्ड को संभालने का बिना मौका दिए सबको ढेर करते हुए अंदर दाखिल हुए। पलक झपकते ही उन लोगों ने पूरे बंगले को अपने कब्जे में कर लिया। पूरे बंगले को काबू करते हुए कार्तिक ने देखा कि राइफल और राजेश वहां मौजूद नहीं है, न ही ललिता। गेस्ट हाउस जाने पर कुर्सी में बंधी हुई त्रिवेणी जी और कोकला जी के साथ नैना मिली। कार्तिक ने तुरंत उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अब मिस्री को तलाशने लगा। मगर पूरा बंगला छानने के बाद भी मिस्री उसे कहीं नहीं मिली। उसे बेबी का भी कहीं कुछ पता नहीं चला। उसने फिर से पूरे बंगले को अच्छे से चेक करवाया, फिर भी मिस्री का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सारी कोशिश नाकाम होने पर वह नैना दादी और मॉम को लेकर ही उस बंगले से निकल गया। उसने इस कामयाबी की खबर प्रेम को दे दी। वह खुश हो गया। हाँ, मिस्री के न मिलने पर जरा परेशान भी हुआ। राजेश, तुम मिस्री, ललिता और बेबी को अपने पास सेफ रखना। अच्छा हुआ तुम वक्त से पहले उन तीनों को लेकर वहां से निकल गए। कार्तिक वहां पहुंच चुका है और अब वह मिस्री को ढूंढने की कोशिश करेगा। वह हमारे पास रहेगी तो हम हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं, क्योंकि आज भी वह उस कार्तिक की कमजोरी है। राइफल ने बहुत चिंतित होकर राजेश से कहा। सही कहा भाई तुमने, और सिर्फ कार्तिक की ही नहीं, अब वह तुम्हारी भी कमजोरी बन गई है। राजेश ने गुस्से में कहा तो राइफल मौन हो गया। भाई, इस बर्बादी की शुरुआत आपने ही की है, उस मिस्री को घर लाकर। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब राजेश ने बहुत सीरियस होकर कहा। राजेश, तुम मिस्री के साथ कुछ नहीं करोगे। तुम जानते हो वह बेबी की जरूरत है। तुम उससे कुछ नहीं करोगे। राइफल को राजेश के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। अब कुछ नहीं हो सकता भाई। अब या तो हमारी बर्बादी रुकेगी या तो वह बर्बाद होगी। उसने इंडिया से बाहर पार्सल हो रहे सारे ह्यूमन ऑर्गन्स को रोक दिया है ना। अब मैं उसके उस मिस्री के सारे बॉडी पार्ट्स पार्सल करूंगा। ये काम शुरू भी हो गया है। उसका दिल और दिमाग बहुत तेज चलता है ना। मैं दोनों को नीलाम कर दूंगा। राजेश सनकी की तरह कहा और कॉल कट कर दिया। नहीं, आज तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर उसे कुछ हुआ तो बेबी का क्या होगा? अब वह उसकी माँ बन गई है।
मैं अपनी बेबी से उसकी दूसरी मम्मी तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। सुन रहे हो तुम? इधर से राइफल चिल्लाता रह गया और राजेश कॉल कट कर चुका था। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये सब बर्बाद कर देगा, राइफल ने परेशान होकर कहा। कार्तिक अब त्रिवेणी कोकला जी के साथ नैना को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर फिर से मिस्री की तलाशी के लिए निकल चुका था। दूसरी ओर प्रेम बाकी बचे हुए अस्पताल में पहुंचकर वहां से सारे मरीजों को अपने कब्जे में ले रहा था और बुरे कामों में जितने भी डॉक्टर शामिल थे उन सबको अरेस्ट करवा रहा था। तो फिर से कार्तिक का फोन बजा। उसने कॉल आंसर किया। किंग, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें। जो बर्बादी तुमने शुरू की है वह यहीं रोक दो, वरना मैं जो तबाही करूंगा सर से पांव तक बर्बाद हो जाओगे। राजेश ने कॉल करके कार्तिक को धमकी दी। राजेश, जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं, बरसने का वक्त अभी मेरा है। तुम्हारी तबाही तो बस अब शुरू हुई है। जब तक अंजाम तक नहीं पहुंच जाऊंगा ये तबाही रुकेगी नहीं। कार्तिक ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। तो उस तबाही के बारे में भी जान लो किंग, जो अब होने वाली है। तुमने अदर कंट्री डिलीवर हो रहे ह्यूमन ऑर्गन्स को तो रोक लिया, अब तुम्हारी अपनी मिस्री के सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे। उसे कैसे रोकोगे? हॉस्पिटल में उसका काम शुरू भी हो गया है। राजेश के ये कहने पर कार्तिक को जोर का झटका लगा। उसके हाथ से फोन छूटने ही वाला था तो उसने कसकर थाम लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खबरदार, अगर मेरी मिस्री के बदन में एक भी खरोंच आई तो तुम सोच नहीं सकते तुम्हें मैं किस हद तक बर्बाद करूंगा। कार्तिक गुस्से में चिल्लाया। चिल्लाने का वक्त अब खत्म हो चुका है कार्तिक, तबाही रोक दो, वरना तुम्हारी लैला तो गई। तुम्हारे लिए उसने हमारे साथ धोखेबाजी की ना, अब देखो उसके दिल को मैं कैसे टुकड़ों में बांटूंगा। अब मैं तुम्हें रोशन करने वाले दिए को ही बुझा दूंगा। राजेश ने बहुत नफरत के साथ कहा और उसने कॉल कट कर दिया। अब तो कार्तिक बौखलाकर सोचने लगा कि मिस्री को कैसे बचाए और वह पागल उसे कहाँ लेकर गया होगा। मिस्री का दिल निकालने की बात कर रहा है, मतलब किसी अस्पताल में ही होगी, मगर कौन से अस्पताल में? जब राजेश राइफल के कमरे में आया था कार्तिक के अगले अटैक की जानकारी देने और तबाही की खबर पाकर राइफल भी गुस्से में बौखला गया, जिस पर राजेश ने उसे आइडिया दिया कि वह बेबी ललिता और मिस्री को लेकर एक सुरक्षित जगह पर चला जाता है। राइफल को कार्तिक की मम्मी और दादी और साली के साथ रहना चाहिए। अगर वह कोई भी होशियारी करने की कोशिश करेगा तो वह उन तीनों के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर सकता है। अगर उसने अटैक भी किया तो सिर्फ वही तीनों उसके हाथ लगेंगी। मिस्री को वह लोग हुक्म के इक्के की तरह संभाल कर रखेंगे। जिस तरह से राजेश ने सारी बात कही राइफल को सही लगा, इसलिए उसने बेबी और मिस्री को उसके साथ जाने दिया। मिस्री से मना कर रही थी लेकिन राजेश बीच में रुकावट बन रहा था, क्योंकि वह तो आगे क्या करना है पहले से ही सोच चुका था। और सच में जिस हॉस्पिटल में इस वक्त राजेश मौजूद था वहां के ऑपरेशन थिएटर में मिस्री बेहोश पड़ी हुई थी। वह जैसे ही अपने बंगले से बेबी के साथ ललिता और मिस्री को लेकर निकला, आधे रास्ते में उसने बेबी और ललिता को अपने ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। वह लोग मना करती रह गईं, लेकिन राजेश के पास 20-25 बॉडीगार्ड थे, इसलिए उसने 10 बॉडीगार्ड के साथ बेबी और ललिता को उसके लिए भेज दिया। 10 बॉडीगार्ड के साथ मिस्री को लेकर एक अस्पताल की ओर चल पड़ा। क्योंकि वह मिस्री से बदला लेना चाहता था, उसकी वजह से ललिता ने उस पर हाथ उठाया इसलिए, और अब सारी बर्बादी की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वही थी। इसलिए वह मिस्री को लेकर जैसे ही अस्पताल पहुंचा उसके सहारों पर नाचने वाले डॉक्टर ने मिस्री को बेहोश कर दिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। राजेश को पता था कि जो बर्बादी शुरू हुई है उन लोगों को पूरा बर्बाद किए बगैर मानेगा नहीं, कार्तिक रुकेगा नहीं, इसलिए वह उसकी मंजिल भी बर्बाद कर देना चाहता था। कार्तिक पूरी तरह बौखलाकर हर तरफ उसके हर अड्डों पर जाकर मिस्री को तलाशने लगा। वह कई हॉस्पिटलों में भी पहुंचा जिनकी दवाई अभी बाकी थी। उसके साथ हर जगह पर उसके बॉडीगार्ड भी जा रहे थे, हर जगह की तलाशी कर रहे थे। कार्तिक के पास इस वक्त राइफल के हर छोटे बड़े अड्डों का लिस्ट था, जिसे होशियारी से मिस्री ने उसके पास भेजा था। मिस्री ने हाथ मिलाते वक्त कार्तिक को जो पर्ची दी थी उसमें साफ लिखा था कि राइफल के साथ शादी करने का फैसला उसके साथ 50% का डील सब ड्रामा है। उसने यह सब त्रिवेणी कोकिला जी और नैना को बचाने के लिए किया, क्योंकि वह सभी इस वक्त राइफल के बंगले में कैद है। और बाकी इंफॉर्मेशन मिस्री ने उस बॉडीगार्ड के फोन से ईमेल के जरिए भेज दिया। राइफल के कमरे में रहते हुए उसने थोड़ी तलाशी की तो उसे एक फाइल मिली जिसमें पूरा डिटेल था कि राइफल के कितने हॉस्पिटल हैं,
कहाँ कहाँ कितना अड्डा है, और एक के बाद एक कार्तिक सबको छान मारने लगा। राइफल भी इसी कोशिश में जुटा हुआ था। दोनों मिलकर राजेश को तलाश रहे थे और मिस्री के साथ कुछ भी बुरा होने से रोकना चाहते थे। दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कहीं से भी दोनों को राजेश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ऊपर से राजेश के सारे वफादार डॉक्टर उसके कहे काम को करने के लिए जुटे हुए थे। बस टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि वहां पहले से ही 2-3 मरीज को हैंडल कर रहे थे। 3-4 स्ट्रेचर पर मिस्री बेहोश पड़ी हुई थी, और मिस्री को तलाशने की बौखलाहट में कार्तिक और राइफल रास्ते में टकरा गए। दोनों की कार एक दूसरे के आमने सामने आ गई। राइफल ने जैसे ही कार्तिक की कार को देखा और कार्तिक ने जैसे ही राइफल को, एक दूसरे को देखते ही दोनों घायल शेर की तरह अपनी अपनी कार से बाहर निकले। सबसे पहले दोनों ने एक दूसरे को कसकर एक एक मुक्का लगा दिया और दोनों ही एक दूसरे की कार के बोनट पर गिरे। फिर तो दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राइफल अपनी बर्बादी के बदले कार्तिक को मुक्का जड़ रहा था, तो कार्तिक मिस्री को छीन लेने के गुस्से में राइफल के जबड़े तोड़ रहा था। तुम्हारे भाई ने पहले मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, और तुमने मेरे भाई को छीन लिया, और अब मुझे तुम पूरी तरह बर्बाद करने पर उतर गए। और तुम्हारे गुस्से में ही मेरा भाई अब मिस्सी को खत्म करने के लिए पागल हो गया है। राइफल ने बहुत गुस्से में कार्तिक का कॉलर पकड़ लिया। कार्तिक भी कहाँ पीछे रहता, उसने भी राइफल का कॉलर पकड़ लिया। और तुम कर रहे हो, क्या वह सही है? जरा सी गलत फहमी हुई नहीं, पूरी बात समझे बगैर तुम खून खराबे पर उतर आए। कार्तिक भी उस पर चिल्लाया, और उसने एकदम से राइफल के पेट पर मुक्का मारा और अगले मुक्के से उसके जबड़ा हिला दिया और उसे बोनट की ओर धकेल दिया। राइफल भी मुड़ा और उसने भी कार्तिक के सीने पर कसकर पंच मारा और उसके सर से अपना सर लड़ा दिया। कौन सी गलतफहमी के बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारे भाई ने ही मेरी पत्नी को मारा था। राइफल ने भी गुस्से में कहा, और एक बार दोनों ने फिर से एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। ये आधा सच है, तुम्हें पागल बनाया गया है। मेरे भाई ने गीता को नहीं मारा, बल्कि गीता को मेरे बाप ने मरवा दिया, ताकि गुस्से में तुम मेरे भाई को मार दो। उसके कॉलर को कसकर पकड़कर कार्तिक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अपने भाई के लिए झूठी सफाई दे रहे हो। राइफल भी उसे नफरत भरी नजरों से घूर कर बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा भाई तुम्हारी गीता को क्यों मारेगा, जब वह खुद उससे प्यार करता था। वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जबरदस्ती दोनों को अलग कर दिया गया। कार्तिक ने अब ये कहा तो राइफल अचंभित उसे देखने लगा। हाँ, यही सही है। मैं नहीं मानता। कोई बाप अपने बेटे को क्यों मरवाएगा और उसके प्यार को उससे क्यों छीनेगा? राइफल को कार्तिक की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों उनके अपने बच्चे नहीं हैं। मैं और राम भैया उनके अपने नहीं, सौतेले बेटे थे, और गीता के कहने पर भाई माफिया किंग बनना नहीं चाहते थे। इसलिए पापा ने भाई से गीता को अलग कर दिया, जिससे उनका दिल टूटा और वह गुस्से में माफिया किंग बन गए। और फिर जब तुम्हारे साथ रहते हुए गीता को पता चला कि तुम मानव ऑर्गन की स्मगलिंग करते हो, तो शायद उन्हें डर लगा होगा कि कहीं उन्हें सच्चाई मालूम है, यह सोचकर तुम उन्हें मार न दो। इसलिए वह राम भाई के पास गई थी मदद मांगने, और उनकी बात मानकर भाई सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे। सारे काले धंधों को बंद कर देना चाहते थे। वह तो तुम्हें भी उसी वक्त बर्बाद कर देते, लेकिन पापा ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद गीता को मरवा दिया और उसका इल्जाम भाई पर डाल दिया, ताकि तुम उसे मार दो और अगला किंग मैं बनूं। ये सारा खेल हमारे डैड का है। उसने तुम्हें भी सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वह किसी के सामने भी ना आकर हम सबको खिलौने की तरह अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वह हमेशा से ही हम सब पर राज करना चाहते थे। नाम हमारा, काम उनका। कार्तिक ने अब सारी सच्चाई राइफल को बता दी, तो राइफल सदमे में था। अब सोचने में मत खोए रहो। बताओ, मेरी मिस्री कहाँ है? तुम्हारे भाई ने कहाँ उसे रखा है? उसने कहा वह मेरी मिस्री का अंग बेचेगा। प्लीज बताओ वह कहाँ है? अब कार्तिक ने बेचैन होकर भी पूछा, तो राइफल होश में आया। चलो मेरे साथ, एकदम से राइफल ने कहा, तो कार्तिक उसे संदेह भरी नजरों से देखने लगा। कार्तिक, ज्यादा सोचो मत। हाँ, मिस्री से तुम प्यार करते हो, लेकिन मेरी बेटी भी मिस्री से प्यार करती है। वह मेरी बेटी की जिंदगी बन गई है। मैं अपनी बच्ची से उसकी दूसरी माँ को खोने नहीं दूंगा। ये कहकर राइफल अपनी कार में बैठ गया। कार्तिक को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई, इसलिए वह भी अपनी कार में बैठा और उसकी कार को फॉलो करने लगा। कुछ ही घंटे का सफर तय करके एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर वह दोनों आकर रुके। दोनों ही एक ही तरह से दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल के अंदर की ओर भागे।
और आगे जाते उससे पहले ही गेट पर बहुत सारे बॉडीगार्ड ने उनका रास्ता रोक लिया। कार्तिक तो यहाँ भी अकेला नहीं पहुंचा था, उसके गार्डों ने भी उन पर अटैक कर दिया। लेकिन आगे तो और बॉडीगार्ड की संख्या बढ़ने लगी, तो अब कार्तिक और राइफल खुद ही उन सबका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस वक्त उस हॉस्पिटल में उन लोगों को मरीज और उनके परिजनों से ज्यादा गुंडे ही गुंडे नजर आए, जैसे पूरे शहर के गुंडे एक ही हॉस्पिटल में अटेंडेंस देने आए हो। वह दोनों सबको हराते हुए जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचे, अगले ही पल बहुत सारे गुंडों ने उन दोनों को पकड़ लिया और दोनों को बंदूक के निशाने पर ले लिया। तो दोनों के सारे गुंडे और बॉडीगार्ड के हाथ बंध गए। आओ मेरे शेरों, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तभी वहां किसी की रौबदार आवाज गूंजी। कार्तिक और राइफल दोनों चौंक गए, क्योंकि यह आवाज थी विवेक जी की। दोनों ने नजर उठाकर देखा तो दूसरे फ्लोर की बालकनी पर खड़े विवेक जी नजर आए, जो बड़े आराम से बालकनी के बॉर्डर को पकड़कर उन लोगों को देख रहे थे। पापा, बहुत हो गया, अब ये तमाशा यहीं बंद कर दो। मेरी मिस्री मेरे हवाले कर दो, कार्तिक ने बहुत गुस्से में चिल्लाकर कहा। विवेक कुमार, तू पागल हो गया है क्या? तूने मेरी पत्नी को मरवा दिया और मेरे हाथों उस राम को, और अब अपने ही बेटे को बर्बाद करने चला है। सीधे से बोल रहा हूँ, मिस्री को बख्श दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तेरा। राइफल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। वाह क्या बात है, उस नेक दीवाने दो, मगर अफसोस कि वह बचेगी नहीं। उसकी वजह से बहुत बर्बादी हुई है। पहले तो उसने इस कार्तिक को अपने काबू में ले लिया और अपने हुस्न के जाल में फंसाकर इसे पूरी तरह से मेरा दुश्मन बना दिया। जब से उससे इसकी मुलाकात हुई, ये मेरा ना रहा, और जब मैंने इसे छीन कर उसे तुम्हारे पिंजरे में भेजा, तो तुम भी उसके गुलाम हो गए। और बात तो यह है कि अब तुम दोनों मेरे काम के नहीं रहे। आशिकी में पागल हो गए हो, और पागल हाथियों को गोली मार दी जाती है। उनके मुंह से इतना ही निकला था कि एकदम से राइफल और कार्तिक को ढेर सारे बंदूकों ने घेर लिया। खुद को बंदूक से चारों तरफ घिरा हुआ देखकर राइफल और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा और आसपास देखने लगे। तभी ऊपर विवेक साहब के पास राजेश आकर खड़ा हुआ। क्यों भाई, तुम भी दुश्मन के दोस्त बन गए क्या? ऊपर से राजेश ने चिल्लाकर कहा। तो राइफल उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगा। नमक हराम, मेरा भाई होकर तू मेरे साथ ही गद्दारी कर रहा है। तुझे बचा नहीं सकता, दुश्मन के साथ खड़ा है। खुद ही बोल रहा था कि घर का भेदी लंका डाय, जो कि तू ही है। राइफल ने बहुत गुस्से में चिल्लाकर कहा। तो विवेक साहब के साथ राजेश भी मजे से हंसने लगा। बिल्कुल सही समझा भाई, बस जरा सी गलती हो गई, बहुत देर कर दी समझने में। और क्या करता मैं, यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद की, और तुम ही बादशाह बन गए। भाभी को भी तुम्हारी और मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई थी, इसलिए भाभी को खत्म करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। बेचारी बहुत तड़प रही थी तुम्हें सच बताने के लिए, मगर अफसोस मैंने उसे उतनी सांसें ही नहीं दी। राजेश के मुंह से यह सुनकर तो राइफल के दिल में बारूद फटने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने जबड़े के साथ दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बांध लिया और बहुत नफरत के साथ अपने भाई को देखने लगा। तुम्हारे खून को भी सुलझाने के लिए मैंने तैयारी कर दी है कार्तिक। कुछ ही देर में तुम्हारी मिस्री की भी सांस रुक जाएगी और उसकी धड़कनें जिस्म से अलग होकर तुम्हारे लिए तड़पेंगी। राजेश के मुंह से बस इतना निकला था कि कार्तिक के गुस्से की सारी हदें पार हो गई। उसने एक इशारे के साथ राइफल को देखा और पलक झपकते ही दोनों ने अपने सामने खड़े हुए सारे ऑफिसर्स को देखा, और उनमें से एक एक के हाथों से मशीन गन छीनकर उन सभी को ही अंधाधुंध गोलियों से उड़ाने लगे। ये देखकर तो ऊपर खड़े विवेक साहब और राजेश के होश उड़ गए। अपने आसपास खड़े गुंडों पर गोलियां बरसाने के बाद अब राइफल ने एकदम से मशीन गन का निशाना ऊपर कर दिया और फायर करने लगा। उसके ऐसा करते ही वह दोनों चालाकी से बालकनी से पीछे हो गए। फिर भी एक दो गोलियां भागते हुए उन दोनों की पीठ और कंधे पर लगी। दोनों अकड़ कर रह गए, फिर भी आगे भागे। कार्तिक, मैं सबको देखता हूँ, तुम सामने वाले ऑपरेशन थिएटर की ओर जाओ, मिस्री को बचाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। राइफल ने एकदम से कार्तिक को कहा। उसे भी यही सही लगा। वह तुरंत ऑपरेशन थिएटर की ओर भागा और उसने कसकर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लात जमा दी। दरवाजा एकदम से खुल गया तो सामने सारे डॉक्टर नजर आए। इस वक्त उनके सामने मिस्री ही थी। वह लोग उसका हार्ट किडनी निकालने के लिए उसकी पीठ पर कट लगाने ही वाले थे। कार्तिक को गुस्से में बौखलाए देखकर बाकी डॉक्टर तो खिसक गए। मिस्री के पास वही डॉक्टर बच गया था जिसके हाथ में चाकू था, जो मिस्री की पीठ में कट लगा रहा था। उसने जब कार्तिक की रक्त रंजित आंखों को देखा तो उसके हाथ से चाकू छूटकर फर्श पर गिरा।
कार्तिक ने अपनी लाल आंखों से पहले उस डॉक्टर को देखा, फिर मिश्री को, जो पेशेंट के कपड़ों में मुंह के बल उस स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। वहीं कार्तिक के पीछे राइफल खड़ा था और जो भी कार्तिक को रोकने की कोशिश कर रहा था वह उन सबको रास्ते से हटाता जा रहा था। तभी अचानक राइफल की एक चीख गूंजी। कार्तिक ने उसे पलट कर देखा तो राइफल के सीने पर एक बुलेट लगी हुई थी। खूब सारा खून बह रहा था। वह नीचे गिरने को हुआ तो कार्तिक ने उसे संभाल लिया। कार्तिक, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरी बच्ची को अपने पास रख लेना। वह मिश्री को अपनी माँ समझती है। प्लीज मेरी बच्ची को अपनी जिंदगी में जगह दे देना। उसे मिश्री से कभी अलग मत करना। टूटती हुई सांसों के साथ राइफल ने उसे कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कार्तिक ने उसे संभालते हुए कहा। वह उसे उठा ही रहा था कि अचानक मशीन गन लेकर राजेश और विवेक जी उन दोनों की ओर आने लगे कि तभी अचानक एकदम से राइफल ने भी अपनी मशीन गन को ऑन किया और उन दोनों को निशाने पर ले लिया। राइफल की चलाई गोलियों से वह दोनों काफी हद तक घायल हुए। अब कार्तिक ने राइफल को देखा, जिसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। उसने उसे संभालते हुए कहा, राइफल, ये तुमने क्या किया? कार्तिक, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कहीं ना कहीं इन सब की जड़ें मैं हूँ। मैंने ही अंगों की तस्करी शुरू की और शायद मेरे ही कारण मेरी गीता मुझसे दूर हो गई। और अब तुम्हारी मिस्री भी तुमसे दूर होने वाली है। उसे बचा लेना। और मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी बच्ची को अपने पास रखना, क्योंकि अब नहीं बचूंगा मैं। बचा लो मिस्री को। मिस्री से मुझे और कोई मतलब नहीं है। वह बस मेरी बेटी की जरूरत है। राइफल ने टूटी हुई सांसों के साथ कहा। उसने एक बार पलटकर ऑपरेशन थिएटर की ओर देखा और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। राइफल से भले ही कार्तिक की दुश्मनी और नाराजगी दोनों ही थी, लेकिन खतरे के वक्त में जिस तरह वह साथ आया, उसने एक छोटी सी जगह उसके दिल में बना ली। कार्तिक और टाइम नहीं गंवा सकता था, इसलिए उसने राइफल को वहीं छोड़ दिया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वह जैसे ही मिस्त्री के पास पहुंचा कि जतिन उसके सामने आकर खड़ा हुआ। कार्तिक ने बहुत गुस्से में उसे घूर कर देखा। वह दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे और पहचानते थे। जतिन, हट जा मेरे सामने से। मेरे और मेरी मिस्री के बीच दीवार बनने वाले को मैं सलामत नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक ने उसके करीब जाते हुए गुस्से में कहा। तो मुझे भी इसे खत्म करने की जिम्मेदारी मिली है। जतिन के ये कहने पर कार्तिक ने झट से पलटकर पीछे की ओर देखा, जहां पर कुछ देर पहले राजेश और विवेक जी घायल पड़े हुए थे। वह अब वहां नहीं थे। कार्तिक समझ गया कि अब मिस्त्री को मारने की जिम्मेदारी उन लोगों ने जतिन को ही दी है, तो उसने भी मन में ठान लिया था कि वह उसे अब उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। मगर वह जैसे ही मिस्री की ओर बढ़ा, उसे लगा था कि जतिन सीधे उस पर अटैक करेगा, लेकिन जतिन ने एकदम से पीछे हटकर स्ट्रेचर को ही पलट दिया, जिसके कारण मिस्री एकदम से जमीन पर गिरी और लुढ़कते हुई पास की दीवार से जा टकराई। उसके सिर पर बहुत ज्यादा गहरी चोट आई। अगले ही पल उसने अपने पॉकेट से गन निकाल लिया और सीधे मिस्री को गोली मारने को हुआ कि तभी कार्तिक ने लात मारकर उसके हाथ से गन को गिरा दिया और उसका कॉलर पकड़कर दोनों हाथों से उसके जबड़े लाल करने लगा। उसके जबड़े पर, पेट पर दो तीन मुक्के लगाने के बाद उसने उसे दूर धकेल दिया और भागकर मिस्री के पास पहुंचा। वह घुटने के सहारे मिस्री के पास बैठा और उसे उठाने लगा। उसे मिस्री के करीब जाकर उसे संभालते देख जतिन ने पास से दो तीन सीजर अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और एकदम से कार्तिक की ओर बढ़ा और उसके पीठ पर उसने सीजर से वार करने को शुरू हुआ। तभी उसके सिर पर स्टील की ट्रे से वार हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ से वह सीजर छूट कर गिरा और वह भी घुटने के सहारे कार्तिक के पीछे ही गिरा। तो उसने पलट कर देखा तो पीछे प्रेम खड़ा था। वह और कुछ करता उससे पहले ही प्रेम ने उसे कसकर लात लगा दिया। प्रेम पूरी फौज के साथ आया था और अब पुलिस वाले भी साथ आए थे। सारे घायल सलामत गुंडों और बॉडीगार्ड को उनका अंजाम मिला। राइफल की डेड बॉडी को वहीं छोड़कर मिस्री को लेकर कार्तिक और प्रेम दूसरे हॉस्पिटल में गए। उन्होंने जल्दी से मिस्री को एडमिट किया और वहां का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उस घटना स्थल पर पुलिस वाले और बॉडीगार्ड सभी मौजूद थे। राइफल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और हर तरफ विवेक जी और राजेश की तलाशी शुरू हो गई, लेकिन वह दोनों वहां कहीं नहीं मिले। उनकी तरफ के बाकी गुंडों और बॉडीगार्ड्स को हिरासत में ले लिया जा चुका था। जतिन को भी कस्टडी में ले लिया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रेम और कार्तिक बहुत बेचैन खड़े थे। 5 बॉडीगार्ड के साथ कोकिला और त्रिवेदी जी वहां पहुंची। उनके वहां आने पर प्रेम ने उन्हें बताया कि मिसी का एक्सीडेंट हो गया है, अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी 2 बॉडीगार्ड के साथ नैना वहां आई।
इस बार वह अपने कैरेक्टर में थी, क्योंकि जब कार्तिक ने उन तीनों को बचाकर उसके पास भेजा था, प्रेम ने पहले ही नैना को अलग से अपने फ्लैट में रख लिया, क्योंकि वह नैना और मिश्री का लुका छिपी के खेल को खत्म करना चाहता था। नैना के वहां आते ही त्रिवेणी जी और कोकला जी ने उसे देखकर सवाल किया, तो प्रेम ने बता दिया कि वह नैना है, मिश्री की छोटी बहन। लेकिन नैना इस ड्रामा को खत्म करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका दिल जलता रहा। लेकिन प्रेम की लाल आंखों को देखकर वह कुछ न बोल पाई, क्योंकि गुजरे दिनों में उसे पता चल चुका था कि प्रेम भी अपने भाई से किसी भी मामले में कम नहीं है। वह भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अब नैना क्या करती? मिसी के फिक्र में झूठे आंसू बहाती हुई सबके साथ खड़ी रही। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें रुकी हुई थी। जाने वे क्या जवाब देंगे। डॉक्टर प्लीज आंसर मी। मेरी मिश्री कैसी है? कार्तिक बहुत बेचैन होकर डॉक्टर के सामने आया। डॉक्टर थोड़ी असमंजस में थे और कार्तिक के जितने बॉडीगार्ड्स वहां खड़े थे, उन्हें देखकर तो उनकी और पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि उनके जवाब से जाने वे क्या रिएक्ट करें। फिर भी डॉक्टर ने हिम्मत करके, फिलहाल उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। इनके बॉडी से कोई अंग नहीं निकाला गया। बस सर में बहुत गहरा चोट लगने के कारण उनके दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है, और पहले से ही वह कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रही थी जो कि उनके दिमाग को कमज़ोर कर रही थी। डॉक्टर के कहने पर चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आने लगा। मतलब नैना के पसीने छूटने लगे। अब तो उनके होश आने पर ही पता चलेगा कि इन सब ने उनके दिमाग पर कितना असर किया है। डॉक्टर इतना बोलकर चुप हुए तो कार्तिक के दिल की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर, तो कब तक होश आएगा मेरी मिश्री को? कब तक ठीक हो पाएगी? उसने विचलित होकर पूछा। डॉक्टर गहरी सांस लेकर, अभी तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 24 घंटे के लिए हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर इस 24 घंटे के बीच उन्हें होश आ जाता है और वह नॉर्मली बिहेव करती हैं तो सब अच्छा होगा। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद भी उन्हें होश नहीं आया या होश आने पर उनका बिहेवियर चेंज हो गया, तब प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सक्यूज मी। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के इस जवाब से बाकी सब तो मायूस हो गए। बस नैना के दिल में लड्डू फूटने लगे, जिस पर प्रेम की नजर थी। चलो अच्छा है मैडम सबके सामने आ भी रही हैं तो ऐसी मुसीबत के साथ। अच्छा है, अगर 24 घंटे के बाद होश आने पर वह पागल हो जाएं, तब मेरा रास्ता तो अपने आप साफ हो जाएगा। मेरी भला से वह कभी ठीक ही ना हो। मन में यह बोलकर वह मन ही मन खुश होने लगी। वहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही प्रेम उसके मन की बातें पढ़ रहा था। उसके जबड़े कस रहे थे। हमारी ये हार उन दोनों को बहुत महंगी पड़ेगी। विवेक जी ने बहुत गुस्से में जबड़े मसलते हुए कहा। वह बेड पर सीधे लेटे हुए थे और उनके कंधे और सीने पर पट्टी लगी हुई थी, क्योंकि राइफल की चलाई हुई 2 गोलियां उनके बदन को लगी। वहीं उनके बेड की दूसरी ओर भी राजेश लेटा हुआ था। उसके भी कमर, कंधे और वहां पर गोली लगी थी। दोनों किसी तरह अपने वफादार बॉडीगार्ड के भरोसे वहां से भागे, और अभी उनके वफादार डॉक्टर में से ही उसने उनका इलाज कर दिया। विवेक साहब, जब तक ये प्रेम और कार्तिक जिंदा हैं, हम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकते। ना तो ये लोग आपको छोड़ेंगे ना मुझे। हमें कुछ तो करना होगा। राजेश ने टेंशन में कहा। कुछ नहीं कर पाएंगे दोनों, जिंदा रहेंगे तब ना हमारा रास्ता रोकेंगे। विवेक साहब ने नफरत भरे स्वर में कहा। क्या सच में आप अपने बेटों को मरवाएंगे? प्रेम को भी? राजेश ने उससे पूछा। कार्तिक को मारना है तो प्रेम को भी निशाने पर लेना ही होगा, क्योंकि दोनों भाई दो जिस्म एक जान है। हम कार्तिक को कुछ करेंगे तो प्रेम बीच में आएगा। उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, उन्होंने सीरियस होकर कहा। फिर दोनों प्लान बनाने लगे कि कैसे क्या करके वह कार्तिक को रास्ते से हटा सकते हैं। मम और दादी मिश्री की हालत को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए प्रेम ने उन्हें गार्ड के साथ घर भेज दिया। और कार्तिक के ऑफिस में भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसमें जाने के लिए कार्तिक ने साफ इनकार कर दिया, तो उसकी जगह प्रेम चला गया, क्योंकि उसके हर काम में वह बराबर का हिस्सेदार था। प्रेम ने नैना को भी साथ चलने को कहा तो वह बहाने करने लगी। उसने उसे घर जाने के लिए भी कहा तो भी उसके बहाने खत्म नहीं हुए। जीजू प्लीज समझाइए ना प्रेम को। मिश्री मेरी भी तो बहन है ना। मैं यहाँ पर रहूंगी तो उसका ख्याल रखूंगी। आप भी तो हो ना यहाँ पर। फिर भी यह है कि मुझे ऑफिस ले चलने को तैयार है, तो कहता है घर चली जा। प्लीज समझाइए ना। जब प्रेम के पास नैना के बहाने काम नहीं आए तो वह सीधे कार्तिक के पास पहुंच गई। कार्तिक तो मिश्री के लिए परेशान था, और उन दोनों के बीच ये बहसबाजी देख उसे चिढ़ मच रही थी।
तो उसने प्रेम को ही गुस्से में ऑफिस जाने के लिए कह दिया और उसे नैना को उसके हाल पर छोड़ने के लिए कह दिया। मीटिंग का टाइम हो चुका था और प्रेम वहां रहकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वह मुंह बिगाड़ता हुआ वहां से चला गया। डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन रूम में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी थी, कार्तिक को भी नहीं, इसलिए वह उस रूम के बाहर ही बैठा रहा। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी तैनात थे और नैना कार्तिक को मक्खन मालिश करने में जुटी हुई थी। कभी चाय, कभी कॉफी तो कभी पानी, लेकिन कार्तिक पर उसके किसी भी सेवा भाव का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वह उस पर भड़क रहा था कि यहाँ मिस्री जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है और उसे चाय पानी की चिंता है। इसके बाद उसका अपना सा मुंह होने लगा। कार्तिक को यह भी एहसास हो रहा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसके दिमाग में कोई तो खिचड़ी पक रही है, मगर वह उसके बारे में सोचना छोड़ मिस्री की फिक्र करने लगा। उसी समय एक नर्स मिस्री को चेक करने अंदर गई। नर्स को देखकर नैना के दिमाग में कुछ आया। वह नर्स जैसे ही बाहर निकली, सबसे नजरें बचाकर उस नर्स के पीछे गई। कॉरिडोर के बालकनी में उसने नर्स को दबोचा और नोटों की हरियाली दिखाकर उसने उसके कान में कुछ कहा और पैसों के आगे उस नर्स का ईमान डोल गया। मैंने क्या कहा समझ में आया ना तुम्हें? नैना ने उसे कहा। ओके मैम, आपका काम हो जाएगा। उनकी सांसें भी रुक जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसने चालाकी के साथ कहा और चली गई। फिर वह ग्लूकोज चेंज करने के बहाने ऑब्जर्वेशन रूम में गई और उसने बहुत ही सावधानी से मिस्री की ऑक्सीजन मास्क के पाइप को काट दिया। फिर ग्लूकोज चेंज करने लगी। उसने पलट कर देखा तो अब कार्तिक उस रूम की डोर में लगे छोटे से मिरर से अंदर देख रहा था। उस नर्स को यकीन था कि कार्तिक ने उसे ऑक्सीजन पाइप काटते हुए नहीं देखा, क्योंकि तब वाकई कार्तिक अपनी सीट पर बैठा हुआ था। फिर वह नर्स रूम से बाहर निकली। कार्तिक अब भी खिड़की से मिस्री को देख रहा था। वह नॉर्मल थी। उस रूम से बाहर निकलने के बाद अब नर्स ने कार्तिक से कहा कि डॉक्टर अपने केबिन में उसे बुला रहे हैं, जिससे जब मिस्री को सांस लेने में दिक्कत हो वह ना देख पाए। कार्तिक ने नर्स की बात पर यकीन कर लिया। उसने दरवाजे के दाएं बाएं खड़े बॉडीगार्ड को देखा और उन्हें वहीं खड़े रहने के लिए कहा और फिर डॉक्टर के केबिन की ओर चल पड़ा। नर्स भी वहां से चली गई। इधर अंदर धीरे धीरे मिस्री को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह सांस लेने के लिए तड़पने लगी। ऑक्सीजन मास्क के बगैर सांस लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी घुटन बढ़ने लगी तो आंखें खुल गईं। घुटन के कारण वह होश में आ गई। उसने कमरे के आसपास देखा, मदद मांगने के लिए कोई नजर नहीं आया। वह किसी को पुकारने के लिए कोशिश कर रही थी, मगर दम घुटने के कारण उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। वह काफी देर तक छटपटाती रही। बाहर खड़े बॉडीगार्ड अपनी जगह पर स्थित खड़े थे। सांसों की कमी के कारण धीरे धीरे मिस्री की हालत खराब होती गई और वह बेजान होने लगी। तभी नैना उसके कमरे के दरवाजे से बाहर आई और दरवाजे के मिरर से ही उसने तड़पती हुई मिस्री को देखने लगी। मिस्री की बिगड़ती हालत को देखकर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराकर वहां से चली गई। अब मिस्री की सांस टूटने के कगार पर थी। तभी दरवाजा खुला और कार्तिक मिस्री को देखने की परमिशन डॉक्टर से लेकर आया। मगर जैसे ही उसने अंदर मिस्री को देखा, उसकी धड़कनें ठहर सी गईं। वह दौड़कर मिस्री के पास आ गया और एकदम व्याकुल होकर डॉक्टर को पुकारने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर 2 बॉडीगार्ड तुरंत डॉक्टर के केबिन की ओर भागे और डॉक्टर को लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत मिस्री को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और तुरंत दूसरा ऑक्सीजन पाइप लगाकर ऑक्सीजन मास्क मिस्री के नाक पर लगाया गया। तब जाकर उसे राहत की सांस मिली। और जब कार्तिक को पता चला कि जानबूझकर मिस्री का ऑक्सीजन पाइप काट दिया गया था, तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने तुरंत उस नर्स की तलाशी शुरू करवा दी, मगर तब तक वो नर्स वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी। अब नैना की सांसें अटकने लगीं कि अगर उसका नाम सामने आया तो कार्तिक उसका कचूमर बना देगा। वहीं डॉक्टर ने जब बताया कि एक तरह से इस घटना से मिस्री का ही फायदा हुआ और घुटन होने के कारण वह जल्दी होश में आ गई। अगर और देर होता तो शायद वह कोमा में भी जा सकती थी। यह जानकर नैना को खुद पर बहुत गुस्सा आया। वही कार्तिक को सोकर अब मिस्री के पास बैठा। दवा के कारण मिस्री अभी बेहोश थी। कार्तिक मिस्री के बेड के करीब टेबल पर बैठा उसकी कलाई थामे था। उसके होश में आने के इंतजार में था। मिस्री प्लीज होश में आ जाओ ना, कितने महीने गुजर गए, कितने दिन हो गए तुमसे मैं ठीक से बात नहीं की। अब तो मैं तुम्हारे करीब हूं ना, प्लीज आंखें खोल दो, मुझसे बात करो प्लीज मिस्री। वह उसकी कलाई को सहलाते हुए बहुत प्यार से बेचैनी भरे स्वर में बोला
और उसके करीब ही बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद मिस्री कसमसाती हुई जागी। जब दवा का असर कम हुआ, उसने आंखें खोलकर आसपास देखा। उसे अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस हुई, तो उसने अब नजर उठाकर कार्तिक को देखा, जो सुकून से उसकी कलाई थामकर दूसरी तरफ मुंह करके कुछ सोचने में खोया हुआ था। वह उसे सवाल भरी नजरों से देखकर बोली, कौन हो तुम? मिस्री की आवाज जैसे ही कार्तिक के कानों में गूंजी, वह तुरंत उसकी ओर पलटा और खुश होकर उसके चेहरे के और करीब आया। मिस्री, तुम होश में आ गई। थैंक गॉड। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? उसने व्याकुल होकर पूछा। वह अभी उसे अनजान नजरों से देख रही थी। कौन मिस्री? तुम कौन हो? और मैं कौन हूँ? मिस्री के इस सवाल से कार्तिक को ऐसा लगा जैसे हजारों फीट की ऊंचाई से किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह बेसहारा ऊंची खाई से गिरने लगा हो। वह एकदम से उठकर खड़ा हो गया और उसने तुरंत मिस्री के चेहरे को अपनी अंजूरियों में भरकर पूछा, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरी मिस्री हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा लग रहा है? मिस्री उसे अभी अनजान नजरों से देखकर, सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। मिस्री के सवालों को सुनकर कार्तिक के दिल में तो हजारों बोल्ट की बिजलियां गिरने लगीं। उसने फिर से बहुत परेशान होकर डॉक्टर को आवाज दिया। डॉक्टर आए और मिस्री को चेक करने लगे। मिस्री को अच्छे से चेक करने के बाद और उससे सवाल पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वह अपनी जिंदगी भूल गई है। उसे पिछले कोई भी चेहरे याद नहीं है। उसके दिमाग से पुरानी सारी इमेज मिट चुकी है। इसलिए अब जो पहचान उसे बताई जाएगी, वह इस पर यकीन करेगी। ये जानकर कार्तिक उसके लिए और परेशान हो गया और वह मिस्री के करीब जाकर बेचैन होकर उसका असली पहचान उसे बताने लगा। तो डॉक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। मिस्टर कार्तिक, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मगर आप इस तरह से एक बार में ही सारी बातें नहीं याद दिला सकते। अभी उनके दिमाग में जरा भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। आप बस प्यार से मिस्री का ख्याल रखिए। इनके दिमाग में कुछ अंदरूनी चोट लगी है। दवाओं से जैसे ही जख्म भरेंगे, ये पहले जैसी नॉर्मल हो सकती है। यह सुनकर कार्तिक ने राहत की सांस ली और प्यार से अब मिस्री के सर पर हाथ फेरने लगा। 2 दिन बाद मिस्री को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। वह अभी किसी को नहीं पहचान रही थी। जब कार्तिक उसे अपने बंगले में लेकर आया और उसने बहुत प्यार से मिस्री को बताया कि उन दोनों की शादी हो गई है, और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उसने अपने कमरे में लगी उसकी और अपनी शादी की तस्वीरों को दिखा दिया। जब मिस्री ने उन दोनों की शादी की तस्वीरों वॉलपेपर देखा, तो कई तस्वीरों को देखकर वह उसके साथ उसके ही कमरे में रहने के लिए राजी तो हो गई, मगर दिल से इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जब भी कार्तिक उसके नजदीक आ रहा था, वह दूर भाग रही थी। वह उसे गले लगाना चाहता था, तो वह उससे पहले ही रोक देती थी। यह कार्तिक के दिल को तकलीफ देने लगी। वहीं मिस्री की याददाश्त चले जाने पर नैना बहुत खुश थी और घर में सभी परेशान। सबको मिस्री की फिक्र थी और साथ में विवेक जी के लिए भी। त्रिवेणी जी के साथ कोकला जी भी बार बार उनके बारे में पूछ रही थी और कार्तिक प्रेम के साथ मिलकर बार बार उनकी बातों को टाल रहा था। वह विवेक जी की असली सच्चाई उन दोनों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पहली बात तो वह उन पर यकीन करेंगी नहीं, और दूसरी बात उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए उन दोनों ने उनसे झूठ कह दिया कि वह किसी जरूरी काम के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे। तो वह दोनों मान गई। अब घर में सभी लोग बहुत प्यार से मिस्री का ख्याल रखने लगे। सबसे ज्यादा प्यार उसे त्रिवेणी जी से मिलने लगा। कोकला जी भी बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखने लगी। बस कार्तिक और उसके बीच में दूरियां बढ़ गईं। वह भी उसका ख्याल रख रहा था, मगर वह उससे दूर ही रहने लगी। रात में उसने सबके साथ डिनर किया। नैना भी बैठी हुई थी। नौकरों ने सबके प्लेट में डिनर सर्व किया। कार्तिक ने मिस्री को अपने करीब बिठाया था और नैना की बगल में प्रेम बैठा था। त्रिवेणी जी ने उन चारों को देखा। वह चारों एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। वह मुस्कुराई। तुम चारों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कार्तिक मिस्री के साथ खूब जच रहा है और नैना मेरे प्रेम के साथ। नैना बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है? अगर नहीं हुई है तो मेरे प्रेम से शादी कर लो। अपने भाई से किसी भी मामले में कम नहीं है। जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। त्रिवेणी जी के दिल में यह विचार आया तो उन्होंने सीधे नैना से कह दिया। उनके मुंह से यह सुनकर तो नैना के मुंह में जो निवाला था गले में फंस गया और उसे खांसी होने लगी। तो प्रेम हड़बड़ाकर उसे पानी पिलाने लगा। प्रेम उसे पानी पिलाते हुए चेहरे के करीब आकर, देखो मम्मी को भी तुम पसंद आ गई। अब एक्सेप्ट कर लो मैडम, वरना आगे चलकर तुम्हें एक्सेप्ट तो करना ही है। भागते ट्रेन के पीछे भागना छोड़ दो।
प्रेम के कहने पर उसने गुस्से में पानी का गिलास उससे छीन लिया और खुद पीने लगी। मैं अपनी जिद कभी नहीं छोड़ती, ना आगे छोड़ूंगी। मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहूंगी। उसने भी अकड़कर जब ये कहा तो प्रेम को बहुत गुस्सा आया। वह बिना खाए वहां से चला गया। त्रिवेणी जी और कार्तिक उसे आवाज देते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अरे, इसे क्या हो गया? अभी तो मुस्कुराते हुए बैठा था, अचानक मुंह बिगाड़ कर चला गया। तुम दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है क्या बेटा? प्रेम के चले जाने पर उन्होंने नैना से पूछा तो नई में सिर हिलाने लगी। वहीं कार्तिक ने प्रेम को जाते हुए देखा। फिर वह मिश्री को खाना खिलाने के लिए उसकी ओर निवाला बढ़ाने लगा, लेकिन मिश्री ने इनकार कर दिया। वह अपने हाथों से खाने लगी। यह देख कार्तिक का दिल कटकर गिर गया। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। मिश्री के साथ कार्तिक भी कमरे में आया। मिश्री का उसके साथ अनजाने जैसा व्यवहार कार्तिक से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिश्री खिड़की के पास खड़ी बाहर के नजारे को देख रही थी। तभी कार्तिक उसके पास आया। उसने आहिस्ते से उसकी कलाई पकड़ ली तो वह चौंक गई। ये क्या है मिश्री, तुम मेरा स्पर्श भी नहीं पहचानती? भले ही तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरा एहसास तो है ना। अगर भूल गई हो तो मैं याद दिलाता हूँ। ये कहकर वह उसके और करीब गया तो मिश्री बेचैन होने लगी। कार्तिक ने उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखने लगा। मिश्री, मेरे इस टच को फील करो और बताओ कि तुम्हारे दिल पर असर करता है या नहीं। कार्तिक ने मदोसी भरी नजरों से उसकी आंखों में देखकर कहा और उसने उसकी रसीले होठों पर अपने होठ रख दिए। मिश्री की सांसें थमसी गईं। वह बहुत शिद्दत से उसे किस करने लगा और पल पल वह पिघलने लगी। जब मिश्री की सांस थमने लगी तो कार्तिक ने उसे आजाद किया और उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उसने प्यार से उसके कान के नीचे अपने होठ रख दिए। तुम्हें वह दिन याद है मिश्री, जब तुम बहुत ज्यादा बेचैन थी, खुद को घायल कर रही थी, सबको घायल कर रही थी, और मैंने पहली बार तुम्हें किस किया था? तुम किस तरह मुझ में सिमट गई थी? कार्तिक ने सर्द स्वर में उसके कान के नीचे कहा। मिश्री आंखें बंद कर अपने कमर में फिसल रहे कार्तिक के हाथ को महसूस कर रही थी। और तुमने मुझसे कुछ मांगा भी था, क्या दे दूं तुम्हें? इस सवाल के बाद कार्तिक ने उसे अपनी ओर मोड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वह उसे सवाल भरी नजरों से देख रही थी। क्या मांगा था मैंने? उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा और उसकी प्यासी आंखों को देखकर उसकी पलकें झुक गईं। तुम क्यूट से बेबी चाहती थी, दादी और मम की इच्छा पूरी करना चाहती थी, उन्हें गुड न्यूज देना चाहती थी। मैंने बहुत तरसाया ना तुम्हें अपने लिए, पास आकर भी दूर था। चलो आज तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ, कार्तिक ने सरगोशी भरे स्वर में कहा। इस बार वह कुछ कहती इससे पहले ही उसकी कमर को कसकर अपनी ओर खींचा। वह उसके सीने से टकराई और अगले ही पल कार्तिक ने उसे अपने आगोश में ले लिया। उसकी यादों को भले ही वह भूल गई, लेकिन एहसास उसके स्पर्श से ही जिंदा हो गए। नेक्स्ट पार्ट।